नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी दक्षिण से थर्ड फ्रंट की हुंकार की, क्योंकि आज अखिलेश यादव तेलंगाना में थे, जहां से अखिलेश ने ऐसा हमला बोला कि दिल्ली से लेकर लखनऊ का पारा चढ़ गया। वही बात करेंगे मुस्लिम वोट की गोलबंदी की, जिसके जरिए भाजपा, बसपा और कांग्रेस अलग अलग मोर्चों पर सपा का खेल खराब कर रही है। साथ ही बात करेंगे कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की, जिसके जरिए कांग्रेस यूपी में खुद को मजबूत करने का दम भर रही है। वहीं बताएंगे विवादों में घिरे कुश्ती संघ की उस इनसाइड स्टोरी के बारे में, जिस पर बड़े गंदे आरोप लगे हैं। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात भाजपा के खिलाफ भ्रमजाल हथियार, अखिलेश का थर्ड फ्रंट तैयार। क्योंकि 2024 की जंग में अब सिर्फ 399 दिन बचे हैं, लेकिन थर्ड फ्रंट के जरिए अखिलेश यादव ने अभी से भाजपा को चुनौती देना शुरू कर दिया है। आज अखिलेश यादव केसीआर की रैली में शामिल हुए थे, जहां उनके साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के सीएम पी विजयन समेत कई दिग्गज मौजूद थे। इस मंच से अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला, भाजपा को भ्रमजाल पार्टी बता डाला। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह थर्ड फ्रंट 24 की पिच पर भाजपा को क्या चुनौती दे पाएगा। भाजपा के खिलाफ भ्रमजाल हथियार, अखिलेश का थर्ड फ्रंट तैयार। ये समय समय पर भ्रम फैलाते हैं। दक्षिण से उत्तर की ललकार, 400 दिन दूर सरकार। 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। 2024 की जंग में भले ही अभी 399 दिन दूर हो, लेकिन दक्षिण की धरती से थर्ड फ्रंट ने अपनी ताकत दिखाकर दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया है। क्योंकि ये पहली बार था जब एक मंच पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तेलंगाना के सीएम केसीआर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पी विजयन और लेफ्ट पार्टी के नेता डी राजा मौजूद थे। ये तस्वीर आई तो दक्षिण से थी, लेकिन धड़कन उत्तर तक बढ़ी हुई थी। अगर हम मकर संक्रांति मनाते हैं तो देश में अलग अलग जगह अलग अलग त्योहार मनाते हैं। अगर सूर्य उत्तरायण हुआ है तो राजनीति दक्षिणायन चली गई है, और उत्तरायण से अगर कोई चीज शुरू हुई है और अगर दक्षिणायन राजनीति शुरू कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बदलाव देश में आएगा और देश में एक नई सरकार होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहेंगे। केसीआर की रैली में बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन सबकी निगाहें अखिलेश यादव पर टिकी थी, क्योंकि भाजपा के खिलाफ जिस थर्ड फ्रंट की तैयारी हो रही, उसकी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। यही वजह है कि तीसरा मोर्चा कितना दम दिखाएगा, इसका बहुत कुछ अखिलेश यादव पर टिका है। क्योंकि जब अखिलेश यादव हैदराबाद में बोल रहे थे, तो बचे हुए दिन गिनते हुए दिल्ली की सरकार को खुली चुनौती दे रहे थे। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। अखिलेश यादव आज तेलंगाना के खम्मम में रैली की और साफ तौर पे केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मात्र 399 दिन बचे हैं और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2024 में जनता का साथ बीजेपी को नहीं मिलेगा और हम लोग आगे केंद्र में आएंगे। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से अब तीसरे मोर्चे को लेकर के सुबुगाहट है, ऐसे में अखिलेश यादव आज तेलंगाना पहुंचे और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव के साथ रैली की, और पिछले कई दिनों से वो लगातार बीआरएस प्रमुख के साथ नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 2024 के पहले तीसरा मोर्चा बन पाता है, और अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो कौन कौन से दल उसमें शामिल होते हैं। दरअसल अखिलेश यादव 2024 से पहले तीसरे मोर्चे को खड़ा करने में लगे हैं, और जो नेता केसीआर की रैली में शामिल हुए वो सब
इनमें फिट बैठते हैं, क्योंकि अखिलेश की कोशिश भाजपा के खिलाफ उन राज्यों को एकजुट करने की है जहां कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। एक तरह से अखिलेश कांग्रेस को खारिज करने की कोशिश कर रहे। जो क्षेत्रीय दल हैं 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल जी से भयभीत तो हैं। अपनी अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, इसलिए भयभीत हैं। तो कोई कहीं जा कर के दोस्ती बढ़ा रहा है, तो कोई कहीं जा दोस्ती बढ़ा रहा है। ले दे कर के हम इतना ही कहेंगे, एक ही विचारधारा है, वो है राहुल गांधी, जो इस देश को बचा सकते हैं। सबके सब साथियों को उनके साथ लग के काम करना चाहिए। क्योंकि अभी भले ही इसमें दिल्ली, पंजाब, यूपी, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों को जोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार को भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अखिलेश खुलकर नीतीश कुमार, केसीआर और ममता बनर्जी की तारीफ करते रहे हैं। देखिए, विपक्ष एकजुट हो रहा है या कौन सा मोर्चा बनेगा, कौन सा मोर्चा नहीं बनेगा, उसके लिए अभी आज का दिन उपयुक्त नहीं है। इस बात के लिए समय प्रतीक्षा कीजिए, और क्या इसका शेप होगा वो बात अलग है। लेकिन देश के हर कोने से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जो भी राजनीतिक ताकत वहाँ जिस किसी शक्ल में है, वो पूरी तरह से तैयार हो रही है। 2024 के चुनाव के पहले अखिलेश यादव की कोशिश है कि तमाम तरह विपक्षी दल को एकजुट करके भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाना है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात किया तो अखिलेश यादव की कोशिशें हैं, वो कितना रंग लाती है 2024 में ही पता चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने इससे पहले भी कई बार कोशिशें की हैं भाजपा को चुनाव हराने के लिए। सबसे पहले कोशिश उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में की थी, जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। इसके बाद भी अगर बात करें तो दोबारा से राज्य की सत्ता में वापस नहीं आ सके। वहीं 2019 के चुनाव में उन्होंने अपने धुर विरोधी दल बसपा के साथ गठबंधन किया, ताकि भाजपा के उत्तर प्रदेश के विजय अभियान को रोका जा सके, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। वहीं अगर बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने तमाम तरह राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया, जिनमें रालोद और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा प्रमुख है। इसके बावजूद उन्हें सत्ता अर्जित नहीं हुई। ऐसे में अब एक बार फिर से वो कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के पहले तमाम तरह विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए, जिससे कि बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश तीसरे मोर्चे से भाजपा को चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि इससे पहले 4 बार ऐसी कोशिश हो चुकी है। वर्ष पूर्व राजनीति और कूटनीति के मर्मज्ञ आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जी ने कहा था, यदि कोई राजा बहुत ही लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभिसंधियां हुआ करेंगी। ये जो होने जा रहा है या होने की संभावना है, ये ऐसी ही दुरभिसंधि विपक्ष, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और सबसे लोक कल्याणकारी सरकार मोदी सरकार के खिलाफ एक रूपरेखा बनाना जा रहे हैं। ऐसा कोई हमारे लिए चौंकाने वाली और आश्चर्य की बात नहीं है। इस तरह की गतिविधि चुनाव के समय ही होती है। इस तरह के गठबंधन, इस तरह के अलायंस, तीसरे चौथे अलायंस मोर्चे जब बनते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब बिखर जाते हैं। और ये कोई वैचारिक विषय नहीं है, इनकी कोई विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती है। इन लोगों का एक लक्ष्य है, ये इन प्रकार से सत्ता प्राप्त करना। अब सवाल यह है कि दक्षिण और उत्तर का ये मिलन कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल इसमें शामिल हो रहे, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या अखिलेश अपने ध्वज तले इन सबको खड़ा कर पाएंगे। अनुभव शुक्ला के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। तो देखिए, थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है, लेकिन चलिए अब आपको हम बता देते हैं कि इस थर्ड फ्रंट में मौजूदा ताकत कितनी है। भविष्य तो कोई नहीं जानता, लेकिन मौजूदा ताकत आप इनकी देखिए। ये देखिए, ये आंकड़े हैं थर्ड फ्रंट की ताकत की। तो समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास केवल 3 सीट है, यानी कि गुंजाइश तो 73 की है। कितने जीतेंगे वो पता नहीं, अभी 3 है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में शासन करती है, यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन एक पर भी आम आदमी पार्टी नहीं है। लेफ्ट की बात करें, केरल में 20 सीटें हैं, लेकिन 5 सीटें ही इनके पास हैं। वहीं अगर हम BRS यानी कि भारत राष्ट्र समिति की बात करें तो 17 सीटें तेलंगाना में हैं, लेकिन केवल 9 सीट ही इनके पास है, यानी कि 17 सीटें कुल मिलाकर इस तीसरे मोर्चे की हैं, पर 137 सीटों पर नजरें इनकी हैं। निश्चित तौर से अगर इसमें से एक बड़ी सीट मिलती है तो समीकरण बिगड़ और बन सकते हैं।
और अब बात करते हैं मुस्लिम वोट की गोलबंदी की। साइकिल के खिलाफ किलेबंदी, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम वोट पर सपा को तीन मोर्चों से चुनौती मिल रही है। क्योंकि जो मुस्लिम वोट सपा की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, उसमें भाजपा पसमानदा तो बसपा बड़े चेहरों के जरिए सेंध लगाती नजर आ रही है। अब मुस्लिम वोट थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो सपा की मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले ही सपा सांसद बर्क ने मायावती की तारीफ कर सपा की टेंशन बढ़ा दी है। मुस्लिम वोट की गोलबंदी, साइकिल के खिलाफ किलेबंदी। खतरे में मुस्लिम वोट, सपा पर चौतरफा चोट। जैसे जैसे 24 की जंग नजदीक आ रही, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स मुस्लिम सेंट्रिक होती जा रही। क्योंकि भाजपा हो या बसपा या फिर कांग्रेस, सबकी कोशिश यूपी के 18 से ज्यादा फीसदी वोट को अपने पाले में लाकर समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ाने की है। क्योंकि भाजपा अपने मिशन 80 को पूरा करने के लिए पसमानदा वोटर को रिझाने में लगी है। उसे लगता है कि जो कामयाबी रामपुर में मिली, अगर पसमानदा वोट पूरी तरह से उसकी तरफ आ गया तो भाजपा का यूपी की हर सीट पर कमल खिलाने का मिशन आसान हो जाएगा। क्योंकि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी पसमानदा वोट पर खूब चर्चा हुई। गतिविधि नियमित रूप से कैसे चलानी है हमें, वो पार्टी की गतिविधि हम लोगों ने संगठनात्मक भी और हमारी विचारधारा से जुड़े विषय भी, और जो हमारे सेवा के रचनात्मक काम है, हमारी सरकार के विषय हैं, वो जनता के बीच में ले जाने हैं किस प्रकार से, ये सारा सब लोग तय किया। और हम लोग उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश कार्य समिति की बैठक, फिर प्रदेश के बाद जिलों की बैठक और जिलों के बाद मंडलों की बैठकों के माध्यम से अपना विषय नीचे तक सर्कुलेट हम लोग कर पाएंगे। लेकिन जहां भाजपा सीधी चाल चल रही, वहीं एक टेढ़ी चाल भी चल रही। क्योंकि जिस तरह से आजम खान, इरफान सोलंकी, शहरजिल इस्लाम जैसे नेताओं पर एक्शन हुआ, उसे सपा को मुस्लिम मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा। क्योंकि इन नेताओं की मुश्किल बढ़ती जा रही और सपा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। इसी तरह बसपा मुस्लिमों के बड़े चेहरे के दम पर सपा को चुनौती दे रही। क्योंकि हाल ही में बसपा ने जहां कई बड़े मुस्लिम चेहरों को पार्टी में शामिल कराया, वहीं सहारनपुर में इमरान मसूद और प्रयागराज में अतीक अहमद की पत्नी को मेयर पद का उम्मीदवार भी बनाया। उत्तर प्रदेश में सियासी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को लेकर गोलबंदी करती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि मुस्लिम वोट बैंक जो 2022 के विधानसभा चुनाव में उसके साथ था, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसके साथ रहे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस कोशिश में जुटी है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे एक बार फिर से अपने पाले में लाया जाए और जो दलित मुस्लिम जो समीकरण है उसके जरिए 2024 में सीटें हासिल की जाए। इसीलिए तमाम मुस्लिम चेहरों को अब पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं बीजेपी भी पसमानदा मुस्लिमों के सहारे 2024 में जो 80 में 80 का उसका लक्ष्य है उसे पूरा करने में जुटी हुई है। जब से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मायावती की तारीफ की है, उससे जहां सपा की मुश्किलें बढ़ी, वहीं बसपा का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं, वो उनके रहने से उनकी भी जरूरत है देश के अंदर, ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और जाती नाइंसाफ़ी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, इनको ये जो पिछला चुनाव बीता है इसमें बहुत बड़ी साजिश और एक षड्यंत्र किया गया था। उसी के तहत जो ये षड्यंत्र और साजिश करके हमारे वर्करों का हौसला गिराने का काम किया गया था, उसी के तहत मंडल वाइज कार्यक्रम करके पूरे पिछड़े समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, SC ST समाज को, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को अपनी सच्चाई बता करके उनको जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। उसी की मेरी मीटिंग चल रही है। हालांकि बर्क के बयान के बाद सपा के दूसरे नेता एक्शन में आ गए हैं, जो बर्क के बयान पर न सिर्फ सवाल उठा रहे बल्कि सपा से मुस्लिम वोटर के मोहभंग होने की बात को खुले तौर पर खारिज कर रहे हैं। वो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 94 साल की उम्र हो गई है। 2-3 आदमी उनको अपने साथ ले उठाते बिठाते हैं, दिमाग भी उतना काम नहीं करता, दूसरे के दिमाग से काम करते हैं। मुसलमानों के लिए
उनके पास कोई जगह नहीं है। मुसलमान उनको नकार चुका है और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मुसलमानों को और नुकसान हो रहा है। बेरोजगारी का विरोध करने निकले हैं। हम तो भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे देश में ये जो महंगाई है उसका विरोध कर रहे हैं। किसानों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अब बाकी कोई क्या कर रहे हैं वो अपना काम करें, अगर ये अच्छा काम है तो हमको सपोर्ट करें। गौरतलब है कि मुस्लिम अब तक सपा के पक्ष में वोट करता रहा है, जिसे सपा यादवों के बाद अपनी दूसरी बड़ी ताकत मानती रही है। ये यादव मुस्लिम गठजोड़ का ही दम था कि सपा का वोट प्रतिशत पहली बार रिकॉर्ड 32% वोट तक पहुंचा। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी को अब भाजपा, कांग्रेस और बसपा से अलग अलग मोर्चे पर चुनौती मिल रही, उससे सवाल बड़ा है कि क्या सपा का 24 में भाजपा का रथ रोकने का मिशन अधूरा रह जाएगा या फिर मुस्लिम वोटर तमाम दावों को खारिज करते हुए सपा के साथ खड़ा नजर आएगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। तो मुस्लिम वोट की जो गोलबंदी है 24 से पहले, वो क्यों महत्वपूर्ण है हम आपको बताते हैं। देखिए, मुस्लिम वोट को साधने के लिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। मुस्लिम वोट 19% है यूपी में। वहीं हम बात करें सपा की, ये सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए सपा इनको साधने में लगी है। पसमानदा मुस्लिमों पर भाजपा की नजर है, क्योंकि 2024 की जंग जीतने के लिए जरूरी है बसपा मुस्लिम चेहरों के जरिए सेंधमारी कर रही है। वहीं कांग्रेस भी मुस्लिम वोट को जोड़ने में लगी है। और चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे काम हो रहा है। अगर हम बात करें बसपा की, तो दलित प्लस मुस्लिम समीकरण साधने की कोशिश बसपा कर रही है। इसके लिए क्या किया, इमरान मसूद की पत्नी को मेयर का टिकट दिया सहारनपुर से। अतीक अहमद का परिवार भी हाथी पर सवार हो गया है, पूर्वांचल से आते हैं, प्रयागराज वहां पर लग जाता है, हालांकि अवध का भी क्षेत्र माना जाता है, लेकिन उसका इंपैक्ट है। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की वापसी हुई है और सपा सांसद बर्क ने मायावती की तारीफ कर दी है। और ये सारे समीकरण अगर सही बैठे तो 21% दलित और 19% मुस्लिम, यानी कि 40% वोट, और ये बहुत बड़ा प्रतिशत है सरकार बनाने के लिए, अच्छे सांसद पाने के लिए। भाजपा की बात करें, पसमानदा मुस्लिमों पर नजर है। पसमानदा सम्मेलन किया मुस्लिम बाहुल्य रामपुर में और जीत भी हासिल की। अच्छा परिणाम आया। मिशन 80 के लिए मुस्लिम जरूरी है, इसलिए भाजपा भी लगी है। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो पश्चिमी यूपी में निकाली। यूपी में जमीन की तलाश है और मुस्लिम वोट को वापस पाना है, क्योंकि भले ही एमवाई समीकरण आज सपा का है, लेकिन कांग्रेस के ये पारंपरिक वोटर रहे हैं और उनको वापस कांग्रेस पाना चाहती है। अब कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान, उसकी बात करते हैं। 24 से पहले यूपी में आएगी जान, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने वाली है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस यूपी के हर एक जिले में जाने वाली है, जिसकी कमान खुद प्रियंका गांधी संभालेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा, क्योंकि यूपी में कांग्रेस पिछले 3 दशक से हाशिए पर है। कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान 24 से पहले आएगी जान। मजबूत होगा हाथ, प्रियंका से बनेगी बात। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का मकसद 24 से पहले कांग्रेस को न सिर्फ मजबूत करना है, बल्कि जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछले 3 दशक से हाशिए पर है, उसमें खुद को मजबूत करना है। क्योंकि यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को जहां राहुल गांधी ने छोड़ा था, उसका संदेश अब प्रियंका गांधी यूपी के एक एक जिले में ले जाने की तैयारी कर रही है। क्योंकि जानकारी के मुताबिक प्रियंका फरवरी से अपने इस मिशन में जुट जाएंगी। पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो अब कांग्रेस जो है वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने वाली है। और कहा जा रहा है कि इस अभियान का चेहरा प्रियंका गांधी होंगी। 3 स्तरों पर ये जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, ये निकाला जाएगा। गांव के स्तर पर, वार्ड स्तर पर और जिला स्तर पर। 3 अलग अलग तरीके से ये पूरा अभियान चलाया जाएगा। पहले गांव-गांव में पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, राहुल गांधी की चिट्ठी देंगे, फिर जिले में इसी तरीके से अभियान चलाया जाएगा और फिर राज्यों में अलग अलग जगहों पर रैलियां होंगी और वहां पर भी इसी तरह से अभियान चलाया जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई। बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सभी 75 जनपदों में वर्तमान और पूर्व सांसद विधायकों के साथ ही
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिला स्तर के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। बैठक में तय हुआ कि यूपी के सभी 849 ब्लॉक में प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली जाकर जनता से संवाद करेंगे और राहुल गांधी का पत्र लोगों को सौंपेंगे। इस पत्र में राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा के दौरान खट्टे मीठे अनुभव के साथ ही देश और प्रदेश में भाजपा सरकार की बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार जैसे क्रियाकलापों का जिक्र होगा। तो जो अभियान हमारा शुरू हो रहा है, इसमें आदरणीय दीदी प्रियंका जी पूरे देश के हर एक राज्य में एक दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचेंगी। खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात कहें तो वो यहाँ की प्रभारी हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, तो उनकी तो पूरी जिम्मेवारी है और उनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यक्रम तय होता है, उन्हीं के अनुरूप कार्यक्रम जारी होते हैं। तो हम लोग को निर्देश यही मिला है कि आप इन 11 जनपदों में हर ब्लॉक से और हर विधानसभा से अपने जिम्मेदार जो हमारे कन्वीनर हैं या जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं, उन सबको आप अपने उनको सूचना पहुंचा दें, उनको मैसेज दे दें कि उन लोगों को इस तरह की यात्राओं का शुभारंभ करना है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में सभी प्रांतीय अध्यक्ष और विधायक अनुराधा मिश्रा मोना भी बैठक में शामिल हुई। अगले 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान की रूपरेखा क्या होगी, इस पर चर्चा की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या हाथ से हाथ जोड़ने वाला अभियान कांग्रेस को मजबूत कर पाएगा? क्योंकि प्रियंका गांधी ने इससे पहले यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया था, जो यूपी में फेल हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच छिड़ी उस जंग की जो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गई है, क्योंकि देश के कई पहलवानों ने नेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर तानाशाही और महिला पहलवानों के साथ उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। हालांकि ब्रजभूषण सिंह ने खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया, लेकिन अब इस पर सियासत गर्म हो गई है। विवादों में कुश्ती संघ, जंतर मंतर पर पहलवानों ने लगाया मंच। महिला पहलवानों से गंदी बात, किसने दिया कोच का साथ? भारतीय कुश्ती संघ और नेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह इन दिनों सवालों में हैं, क्योंकि देश के शीर्ष पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और कोच पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। जो हमने इल्जाम लगाए हैं, इल्जाम नहीं है, वो सच्चाई है। वो इल्जाम आप उसको बोल नहीं सकते हैं। देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट बैठा है जांच करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हैं, वो शायद हमें सुन रहे होंगे, और जब जांच हो जाएगी तो सब साफ हो जाएगी कौन सही है कौन गलत है। इतने एथलीट, मतलब उनका क्या कहना है कि मतलब इतने एथलीट झूठे हैं, वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन ठीक है, तो मतलब इस आरोप के बाद न सिर्फ सियासी भूचाल आ गया है, बल्कि बात महिला आयोग और एफआईआर तक पहुंच गई है। वो अरेस्ट होना चाहिए और जितने भी कोचेस का नाम सामने आ रहा है उन सब के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़कियों ने, ये शेरनियां हैं, ये देश के लिए लड़ी हैं। आज ये क्या अकेले यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठेंगी? और इनके आंसू देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जंतर मंतर पर जिस धरने से भूचाल आया है, उसमें देश के जाने माने 30 से ज्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस धरने में टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया से लेकर विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट तक शामिल थी। वो चीजें हमारे पास वीडियो भी है। आप कोचिज को गाली दे रहे हैं, कोचिज का काम भी खुद कर रहे हैं और रेफरी का काम भी खुद कर रहे हैं और प्रेसिडेंट तो हैं ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।